नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत शासन अधिनियम से आगे बढ़ते हुए अपनी टाइमलाइन के अनुसार सारे के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि आपके दिमाग में एक टाइमलाइन बनी हो कि किस सन में क्या हुआ। अन्यथा हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सवेरे सफ़ा वाली कहावत आपके साथ चरितार्थ होती रहेगी। इसलिए मैंने भारत शासन अधिनियम और अन्य चीज़ें जो हैं एक टाइमलाइन के अनुसार पहले से लिख रखी हैं। आपको मैं इन्हें बताता चलूँगा कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे कैसे माइंड मैप बनाना है। और अगर इस तरह आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चिंत हो जाइए, आपको इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक, यह किसकी डिमांड थी? भारतीयों की डिमांड थी कि भैया प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, परिणामतः अंग्रेज हमें कुछ रियायतें, कुछ सहूलियतें या यूँ कहें कि कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान करेंगे। और अंग्रेजों ने भारतीयों को धोखा देते हुए भारत शासन अधिनियम 1919 को लाया। जब अंग्रेज 1919 भारत शासन अधिनियम लेकर आए तो भारतीय संतुष्ट नहीं हुए, और अंग्रेज ये जानते थे कि भारतीय संतुष्ट नहीं होंगे। परिणामतः क्या आया भैया? रॉलेट एक्ट अंग्रेज लेकर आए 1919 में ही, रॉलेट एक्ट। ठीक, अब ये देखेंगे कि ये क्या था, क्या बला थी रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों ने जो प्रतिक्रिया की उसे हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आरंभ होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उसके बाद अंग्रेजों ने जो फिर इस प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया की, वो जलियांवाला बाग कांड के रूप में, जलियांवाला बाग कांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के रूप में हमें 13 अप्रैल 1919 को दिखाई पड़ता है, अमृतसर में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। इस अमृतसर हत्याकांड के पश्चात या जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात भारत में मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग उग्र स्वरूप धारण कर चुका था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के सुल्तान को उसके खलीफा के पद से हटा दिया था। और उसकी परिणति भी हमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही खिलाफत आंदोलन के रूप में नवंबर 1919 में दिखाई पड़ती है। महात्मा गांधी ने इस खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में देखा कि यह ऐसा अवसर है जहां पर हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट किया जा सकता है, जो कि 19 बंग भंग आंदोलन यानी 1905 के पश्चात बड़ा ही, मतलब कि हिंदू और मुस्लिमों के मध्य बड़ा ही विभाजन का कारण था। ठीक, बंग भंग आंदोलन को मुसलमान वर्ग सपोर्ट कर रहा था और हिंदू वर्ग उसका विरोध कर रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी को लगा कि खिलाफत आंदोलन एक ऐसी चीज़ है जहां पर हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट किया जा सकता है, और खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में महात्मा गांधी ने इसे स्टार्ट किया। और इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी का लाभ उठाते हुए खिलाफत आंदोलन के एक और वृहद स्वरूप देते हुए, या यूँ कहें अखिल भारतीय स्तर पर वृहद स्वरूप देते हुए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। 2 साल इसके पूरे हो चुके थे, लगभग 2 साल पूरे हो चुके थे। और चौरी चौरा उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है, चौरी चौरा नामक स्थल पर एक कांड हो गया जिसे हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। एक नरसंहार हो गया, यूँ कहें कि भारतीयों द्वारा कुछ पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, जिसे हम चौरी चौरा कांड कहते हैं। और इसी हत्या के पश्चात महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के पीछे धीरे धीरे चल रहा था, ठीक, उसने अपनी लाइन तोड़ी और कुछ लोग महात्मा गांधी से खफा होकर या यूँ कहें महात्मा गांधी से गुस्सा होकर इधर उधर अपनी लाइन को तोड़ के निकल गए, जो कि हम आगे स्वराज पार्टी और भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दूसरे चरण के रूप में पढ़ेंगे। ठीक, जहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, इन सब लोगों को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ये थी आपकी टाइमलाइन जो कि मैंने बनाई, और आप लोग भी इसी तरह अपने नोट्स में बनाइए, अन्यथा आप इतिहास को हमेशा भूलते रहेंगे। ठीक, इतिहास भूलने का ना तरीका, यानी कि इतिहास कभी ना भूले, इसके लिए आप लोग टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ते जाइए। किताबों में क्या दिया होता है? मुख्य समस्या किताबों की यह है कि जैसे उन्होंने दे दिया आप गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन या गांधी के आंदोलन, तो उनको अलग डाल दिया। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण अलग पड़ा है, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण अलग पड़ा है। ठीक,
भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है अलग पड़ा है, 1857 की क्रांति अलग पड़ी है। तो ये जब आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, परिणामता यही होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होता रहता है कि कहाँ से पढ़े और कहाँ पर ख़त्म करे। इसलिए हमें इतिहास एक बहुत बड़ा सिलेबस भी दिखाई पड़ता है, जबकि इतिहास ना तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इतिहास महज क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम ही है। ठीक, अगर आप लोग इस तरह पढ़ाई करेंगे तो आपका जो यूपी पीसीएस देने वाले मेंस जो देते हैं उनके लिए भी एक सहूलियत होगी कि कैसे मेंस में आंसर राइटिंग की जाती है। मैं वो भी कराऊंगा, जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास भी आपके समक्ष लेकर आऊँगा। ठीक, इस प्रकार से हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। चूँकि हम भारत शासन अधिनियम 1919 पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है आप लोग लिंक में जाकर यानी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में और रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। ऐसे कौन कौन से चीज़ें थी जिनके कारण रॉलेट एक्ट आया और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिनसे रॉलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ। मैंने बताया ही कि इतिहास क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो रॉलेट एक्ट से पहले होने वाली क्रिया को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दरअसल जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ, अंग्रेज़ों की हालत पतली हो गई। परिणामतः अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं से मदद मांगनी शुरू की, क्योंकि भारत के बिना अंग्रेज़ों का प्रथम विश्व युद्ध में जीत पाना नामुमकिन था। क्यों भारत के बिना? क्योंकि सारे संसाधन, चाहे वो खाने की सामग्री हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो सूती कपड़े हों, यानी कि अपना भाई साहब युद्ध कर रहे हैं। चूँकि युद्ध वाले देश में उत्पादन, जो आवश्यक उत्पादन होता है दैनिक जीवन से रिलेटेड उत्पादन, वह नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में भारत में उत्पादन करके, भारत से कच्चा माल लेके आराम से अंग्रेज इस युद्ध में सप्लाई को जारी रख सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने ये भारतीय नेताओं से कहा कि अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे प्रथम विश्व युद्ध को जीतने में, तो विश्व युद्ध को जीतने के पश्चात हम आप लोगों को कुछ संवैधानिक रियायतें देंगे। कुछ क्या, बहुत सारी, मतलब बहुत हसीन सपने दिखाए। परिणामतः महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक इनके बहकावे में आ गए अंग्रेजों के, और उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करना शुरू किया कि जाइए और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ होकर लड़िए। और यह आश्वासन भी दिया अंग्रेजों को कि प्रथम विश्व युद्ध जब तक चलेगा हम भारतीय नेता कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे जिससे कि आपको भारत में परेशानी पैदा हो। ठीक, और ये अभी तक ये नहीं समझ पाए थे कि अंग्रेज कितना दोगला है। ठीक, कितना कमीना जाति है अंग्रेज। और हमारे देश में बहुत से लोग अंग्रेज बनने की कोशिश करते रहते हैं, पटर पटर अंग्रेजी, गोरापा, है ना, बाल ब्लॉन्ड कर लेना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। आप समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई कर रहा हो तो समझ लो कि बस कमीना पंथी की तरफ जा रहा है और कुछ नहीं। चलिए, तो सब्जबाग दिखाए गए। परिणामतः भारत में कुछ भी नहीं हुआ। 1914 से 1919 तक आप देखेंगे कोई गतिविधि ज़्यादा कुछ हुई नहीं। बस जो कुछ हुआ भारत के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसे आप गदर आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक, वही सब कुछ थोड़ा बहुत हुआ, भारत के बाहर हुआ, भारत के अंदर नहीं हो पाया। ठीक, अब देखिए, जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध 1918 में जीत लिए, ठीक, उसके पश्चात अब भारतीय नेताओं ने मांग शुरू की कि भैया जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। परिणामतः अंग्रेज भारत शासन अधिनियम 1919 लेकर आए, और ये जानते थे हरामखोर कि इससे कोई भी भारतीय नेता संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए वो एक कानून भी लेकर आए जिसे रॉलेट एक्ट नाम से जाना जाता है, कि इस अधिनियम को हम जबरिया लागू कराएंगे देश में। ठीक, तो चलिए अब उस कानून को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि आशा करता हूँ रॉलेट एक्ट की समझ गए होंगे। चलिए, वास्तविक नाम, रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, नाम देखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्या था, क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में इसे पूछा नहीं गया है। और वर्तमान में जो प्रश्न कोई भी आयोग बना रहा है, खासकर यूपी के, चाहे यूपीएससी आयोग, यूपी पीसीएस आयोग हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, नए प्रश्नों को ईजाद कर रहा है। ठीक, तो देखिए इसका नाम जो था द अरनाकिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक, यानी अराजकता और क्रांतिकारी अपराध को समाप्त करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। अराजकता मतलब कि देश में अराजकता न फैले, सब लोग शांति से रहें, इसलिए। अब देखिए उस समय कौन सी क्रांति हो रही थी? कोई क्रांति नहीं थी।
और ना ही उस समय कोई अराजकता थी। लेकिन अंग्रेज यह जानते थे कि 1919 का अधिनियम जैसे हम इम्पोज करेंगे, भारत में जो युवा होंगे वो क्रांतिकारी हो जाएंगे और जो गांधी जैसे नेता हैं, शांतिप्रिय नेता हैं, वो कोई ना कोई अराजक स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसलिए इसे द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से लाया गया। चूंकि यह इसके जो प्रावधान थे, इसके प्रावधानों को जो एक कमेटी बनाई गई जो कि जिसने इसके प्रावधानों की संस्तुति की थी, उस कमेटी का नाम था, उस कमेटी में सर सिडनी रॉलेट थे। सरवर लिखने की जरूरत नहीं, हरामखोर नाम सरवर लिखेंगे, छोड़िए, ठीक। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में वो कमेटी थी जिसने इसके प्रावधानों की संस्तुति की थी। इसलिए इन्हीं के नाम पर ही इस एक्ट को लोकप्रिय नाम मिल गया, रॉलेट एक्ट कहा जाने लगा। इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाने लगा। ये लोकप्रिय नाम है, इसका वास्तविक नाम क्या है? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक। अब चलते हैं, देखिए इसके उद्देश्य क्या थे। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण, लगाम लगाना। अब बताइए, कोई क्रांतिकारी गतिविधि हो रही थी उस समय भारत में बढ़ती हुई? कोई क्रांतिकारी थी? कुछ नहीं था, ये सब अंग्रेजों ढकोसला है और कुछ नहीं। चलिए देखिए आगे, इसके जो विवादित प्रावधान था उसी पर सबसे बड़ी आपत्ति थी। क्या था विवादित प्रावधान? कि एक कोर्ट स्थापित किया जाएगा जिसमें 3 जज होंगे, ठीक, और विधि के शासन या विधि के तहत जिन साक्ष्यों को मान्यता नहीं प्राप्त है उनको भी मान्यता दे दी जाएगी, ठीक। जैसे कि विधि के शासन में एक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति चोरी किया, ठीक, और कोई व्यक्ति बोले कि हम जो है इनको इस गली से निकलते देखे थे, चोरी करते नहीं देखे, इस गली से निकलते देखे थे, इसलिए चोरी इसी ने की होगी, ठीक। तो कोर्ट क्या कहेगा? भैया जब तुमने चोरी करते हुए नहीं देखा तो हम कैसे मान लें कि इसने चोरी की है? कोर्ट यही तो कहेगा, आज के कानून को यदि देखें तो, या हमेशा कानून को देखें तब भी। लेकिन यह जो न्यायालय था वो क्या कहता कि अच्छा ये गली से निकले थे, इसका मतलब चोरी तुम्हें की हो और तुमको जेल होगी। यानी ऐसे साक्ष्य जो कि विधि के तहत यानी कानून के तहत मान्य नहीं है उनको भी मान्य कर देगा ये कोर्ट, जिसमें 3 न्यायालय होंगे। और अगर विधि के मतलब कोई अमान्य साक्ष्य को मान्य कर दिया जाए तो मतलब कुल मिला के भारतीय लोगों को किसी न किसी तरीके से सजा देना है, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। इसलिए इसमें और जो मान्य करेगा और सजा देगा, इस सजा के विरुद्ध आप कहीं भी किसी भी अदालत में देश की अपील भी नहीं कर सकते हैं दोबारा। इसीलिए इसे लोकप्रिय नाम, एक और लोकप्रिय नाम मिला कि इसे कहा गया बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा गया। कि ना तो कोई अपील है, ना तो आपके पास कोई वकील है। भाई वकील क्या करता है? वकील तर्क वितर्क करता है कि भैया ऐसा नहीं तो ऐसा है, ऐसा नहीं तो ऐसा है। अब बताइए, जब कोई भी साक्ष्य आप मान्य कर लेंगे तो वकील की जरूरत क्या है? तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का इसे कानून कहा गया, ठीक। ये भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है, ठीक। और यहाँ विधि का शासन, जैसे एक प्रश्न मतलब बना देता हूं कि भाई विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक। अब आगे चलते हैं तो रॉलेट सत्याग्रह की जो शुरुआत थी वह 6 अप्रैल 1919 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन और इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। यानी महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक तारीख निर्धारित की कि इस दिन हम रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। लेकिन तारीख में कन्फ्यूजन के कारण कई जगहों पर देश में यह हिंसक स्वरूप धारण कर चुका था, ठीक। तो ये सारी चीजें थी जो कि रॉलेट एक्ट व रॉलेट सत्याग्रह से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है क्योंकि अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, अपनी टाइमलाइन याद कीजिए, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। चलिए उसे भी शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग ये नोट्स या इस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और करेंगे तभी ये हित में है आपके, अन्यथा आप कोई भी किताब उठा के पढ़ते रहेंगे। मैं आपको वास्तविक रूप में बताऊं तो जो मैं यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ये 6 किताबों का निचोड़ है। मैंने 6-7 किताबें लेकर उससे सारी चीज़ें निकाल कर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको कोई पुस्तक भी नहीं पढ़नी है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ खड़े होकर मैं आपको अच्छी अच्छी किताबों के नाम बता देता कि भाई ये पढ़ लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन ना तो आप पढ़ पाते क्योंकि एक किताब कम से कम 400 से 500 पेज की है, और ना ही आपका कल्याण होगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बना रहे होंगे और इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए एक बार,
ठीक। और चलते हैं आगे की तरफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये इतना फेमस क्यों है, इसे क्यों याद किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यह एक ऐसा कांड था जिसने अंग्रेजों के चेहरे को तत्कालीन समय में बेनकाब करके रख दिया। यानी अंग्रेज कितना क्रूर हो सकते हैं और कितना क्रूर हैं, ये सब कुछ बता दिया पूरे विश्व के सामने। हालांकि यूरोपीय देशों का संपूर्ण औपनिवेशिक काल ही एक काला इतिहास है। काला इतिहास का मतलब कि इस इतिहास में अंग्रेजों ने और साथ ही साथ उसके आस पड़ोस के जो अन्य देश थे, जो औपनिवेशिक शक्तियां थीं, उन्होंने क्रूरता की मानव इतिहास में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। ठीक, इसलिए यह एक काला अध्याय है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, डेट आपको रट्टा मारनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919। ठीक, डायरेक्ट। अब देखिए, जलियांवाला बाग है कहाँ, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। उस दिन क्या हुआ था कि बैसाखी के दिन, दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी पड़ती थी, और बैसाखी पंजाब में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, एक प्रमुख त्यौहार है, जिसमें लोग नई फसल के लिए उत्सव मनाते हैं। ठीक, तो बैसाखी के दिन लोग इस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए और शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए थे, दो लोगों के नाम आपको याद रखने हैं क्यों इकट्ठा हुए थे। कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक व सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक, ये इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था भैया, इनको आप पिछली स्लाइड याद कीजिए कि आपका जो रॉलेट सत्याग्रह है वो कब शुरू हो रहा है, 6 अप्रैल को। ठीक, 3 दिन बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल 1919 को। और ये जन नेता थे, गांधीवादी नेता थे, शांतिवादी नेता थे। ठीक, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे कि कैसे कैसे हमें प्लान करके धरना देना है। ठीक, इनके नाम आप लोग रट मारेंगे, डेट नहीं याद करनी, ये वाली डेट याद करने की जरूरत नहीं है, नाम रट्टा मारेंगे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जी का। ठीक, आगे चलते हैं। हत्याकांड हुआ कैसे, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जनरल ओ डायर भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, रेजिनाल्ड ओ डायर ने आदेश दिया कि इस सभा पर गोली चला दीजिए। ठीक, उस समय ब्रिगेडियर था पंजाब में, और ये अपनी पूरी की पूरी टैंक और सेना के साथ पहुंचा, और जलियांवाला बाग में जितने भी एग्जिट गेट थे सारे गेट बंद करवा के चारों तरफ से अपने सिपाहियों से कहा इस सभा को घेर लो। सिपाहियों ने सभा घेर ली। अच्छा, सभा में बैठे लोग भी अवाक रह गए कि हो क्या रहा है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि बात क्या है, आखिर हमको पुलिस ने घेर रखा है। अच्छा, उस इलाके में धारा 144 भी लागू थी, ऐसे में लोग सभा नहीं कर सकते थे या सभा करने की परमिशन नहीं थी, फिर भी लोग सभा कर रहे थे। तो लोगों ने सोचा हो सकता है मैक्सिमम हमें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार न करते हुए जनरल ओडायर ने फायर का आदेश दे दिया और ओपन फायर हुआ, भगदड़ मची। लोग, वहाँ पर एक कुआं भी है, जो लोग गए होंगे जाना चाहिए, एक तीर्थाटन जैसा है। ठीक, मतलब हम लोगों के लिए जलियांवाला बाग एक तीर्थ के समान है, जाना चाहिए। तो लोग उस कुएं में भी कूदने लगे, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर कूद गईं, और लगातार ऊपर से कितने लोग कूदे कि वह कुआं लाशों का ढेर बन गया, लाशों से पट गया। ठीक, अगर टोटल संख्या की बात करें तो बच्चों और महिलाओं समेत लगभग 1000 से अधिक लोग उसमें शहीद हो चुके थे। ठीक, ठीक है शब्द, मुझे लगा मारे गए शब्द लिख गया होगा। ठीक है, शहीद हो गए थे लगभग 1000 से अधिक लोग। अच्छा, जनरल डायर देखिए यहाँ पर गोलियां चलवा रहा है, लेकर तो ये हरामखोर टैंक भी गया था, लेकिन टैंक उन गेट में घुस ही नहीं पाया क्योंकि गेट छोटे थे, उनका साइज छोटा था। ठीक, परिणामतः पूरे देश में गुस्से की, आक्रोश की और शोक की लहर दौड़ गई कि इतना बड़ा कांड हो गया। केवल क्यों, क्योंकि लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ठीक, परिणामतः अंग्रेजी सरकार ने तुरंत एक कमीशन का गठन किया इस घटना की जांच के लिए। देखिए, घटना सरोसर हो रही है, अब इसकी भी जांच क्या होगी, और पूछताछ की गई जनरल ओडायर से। तो देखिए, ये जो घटना की जांच के लिए सरकार ने एक आयोग का गठन किया, उसका नाम था हंटर कमीशन। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो कभी कभी एग्जाम में हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग जांच कांड के मतलब जांच हेतु कमेटी गठित की गई, इसके नाम से नहीं आता, अपितु आ जाता है पंजाब अशांति। पंजाब अशांति। ठीक,
तो हो सकता है एग्जाम में पंजाब अशांति नाम से आ जाए कि मिलान के लिए कि हंटर कमीशन, मिलान के लिए पंजाब अशांति। ठीक, हो सकता है जलियांवाला बाग ना दे तो पंजाब अशांति भी याद रखेंगे। तो सरकार द्वारा हंटर कमीशन का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट से पहले ही देखिए इस कमीशन ने पूछताछ की जनरल ओडायर से और कहा गया कि भाई अगर आप तोप ले जा सकते थे तो क्या ले जाते। ओडायर ने कहा बिल्कुल ले जाता। आपको पता था कि वहाँ बच्चे और महिलाएं भी मौजूद हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल पता था। सोच के देखिए एकदम सामने से वो हत्या कबूल कर रहा है बंदा। ठीक, बंदा तो कहना ही नहीं चाहिए, वो जानवर है। तो सामने से वो जनरल ओडायर नाम का जानवर हत्या कबूल कर रहा है, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने केवल उसका ट्रांसफ़र किया, उसे निलंबित किया और उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया। ब्रिटेन में भाई साहब आप मानसिक क्रूरता की हद देखिए लोगों की, कि ब्रिटेन में जनरल ओडायर का हीरो की तरह स्वागत किया गया। और ना केवल हीरो के लिए स्वागत किया गया, अपितु उसके लिए फंड भी रेज किया गया, यानी बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करके उसको दिया गया। बड़ा ही वीरता काम करके आया गुरु। हिंदुस्तानियों को ऐसा सबक दिया हो कि जिंदगी में वो सभा ही नहीं करेंगे। सोच के देखो इन क्रूर लोगों की बात। अब आगे देखिए, सरकार द्वारा हंटर कमीशन ने गठन किया हंटर कमीशन का और कहा कि हम ओडायर को दंडित करेंगे। लेकिन दंडित करने से पहले यह कमीशन अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, उससे पहले ही सरकार ने एक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू कर दिया, चालू कर दिया, या जिसे इंडिमिटी एक्ट भी बोलते हैं, उसे लागू कर दिया। इसके तहत अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में किए गए किसी भी कुकृत्य को क्षमा कर दिया गया। ठीक, जिसे भारतीयों ने एक नाम दिया व्हाइट वॉशिंग बिल, यानी कि ये ऐसा बिल है जो कि अंग्रेज जो कि गोरे हैं, ठीक, इसीलिए मैं बार बार गोरा शब्द यूज करता हूँ। देखिए भारतीयों ने भी उसे क्या कहा, व्हाइट वॉशिंग बिल। ठीक, तो जो गोरे लोग, जो गोरे अंग्रेज हैं, उन्होंने जो भी कुकृत्य किए हैं उनके ऊपर पर्दा डाल देता है या उनको क्षमा कर देता है ये बिल, इसलिए इसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया। तो ये क्षतिपूर्ति अधिनियम कभी आ जाए कि निम्नलिखित में से व्हाइट वॉशिंग बिल किस घटना के संदर्भ में भारतीय इतिहास में वर्णित है, तो आप क्या कहेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। और सदस्यों की बात करें तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, M जयकर और भी कई लोग इस कमेटी में शामिल थे जो कि जांच कर रहे थे, इंडिपेंडेंट। ठीक, इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड संपन्न होता है। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें हैं इस हत्याकांड के विरोध में। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और इनका नाम इस भाई साहब का याद रखेंगे, शंकरन नायर। कहीं कहीं शंकरन नायर लिखा है, कहीं कहीं शंकर नायर लिखा है। तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से अपना इस्तीफा दे दिया। ये थी पूरी प्रक्रिया या पूरी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक, उसके पश्चात यदि हम देखें तो हत्याकांड का बदला भी एक भारतीय ने लिया, जो वीर भारती। ठीक, अमेजॉन प्राइम पर नई मूवी आई है उधम सिंह जी के ऊपर, उसे जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक, हत्याकांड का बदला लिया 21 साल बाद 13 मार्च, डेट याद रखेंगे। ठीक, 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी और यह बदला पूरा हुआ। हालांकि 1000 लोगों के बदले एक क्रूर आदमी की हत्या, बदला तो मुझे नहीं लगता है पूरा हुआ। लेकिन सरदार उधम सिंह इतनी कठिनाइयों के साथ लंदन गए, सरवाइव किए और फिर उसकी हत्या करते हैं। वो पूरी कहानी देखिएगा, बड़ी गजब की कहानी है। विकी कौशल ने उसमें एक्टिंग की है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक, अब इसको यदि मैं एक बार में ही समाप्त करूं तो कैसे करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके होने के पीछे प्रमुख कारण था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग वैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए। परिणामतः चूंकि धारा 144 लागू थी, ऐसे में जनरल ओडायर उस समय वहाँ का ब्रिगेडियर होता था और वह अपनी पूरी सेना और तोपों के साथ जलियांवाला बाग में पहुँच गया और लोगों को बिना वार्निंग दिए उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। परिणामतः उस हत्याकांड में लगभग 1000 लोगों से अधिक शहीद हो गए, महिलाओं और बच्चों समेत। इस
कार्यवाही से पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई और उसने अपनी लाज बचाने के लिए एक कमीशन का गठन किया जिसे हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। हंटर कमीशन अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता इससे पहले ही सरकार ने एक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू कर दिया जिसके तहत अंग्रेजों द्वारा उस तत्कालीन एक पर्टिकुलर टाइम में किए गए किसी भी कुकृत्यों को क्षमा कर दिया गया, जिसे भारतीयों ने व्हाइट वॉशिंग बिल नाम से संबोधित किया, यानी अंग्रेजों को धोने का एक कानून है। ठीक, उसके पश्चात कांग्रेस ने भी अपनी अलग से एक कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में, जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एम जयकर, ठीक, CR दास इत्यादि लोग शामिल थे। उस कमेटी ने भी एक जांच अलग से शुरू की। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तथा शंकरन नायर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तत्कालीन वायसराय कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सुधार याद है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड तत्कालीन आपका वायसराय था। ठीक, उसके पश्चात यदि हम बात करें तो 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन में जनरल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। यह बदला लगभग 21 वर्ष के बाद लिया गया। ये था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, अब एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए, जलियांवाला बाग करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 बनाया गया था। ठीक, जिसके तहत इस अधिनियम के तहत जलियांवाला बाग को एक पर्यटन स्थल के रूप में, हमारे शहीदों की याद में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, जिसमें एक ट्रस्ट बना और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा इसके अन्य 9 सदस्य बनाए गए। ये 9 सदस्य कौन से थे? देखिए, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, फिर कांग्रेस के जो चेयरमैन होंगे यानी कांग्रेस अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद कल्चरल मिनिस्टर जो होंगे, केंद्रीय कल्चरल मिनिस्टर, फिर विपक्ष का नेता, फिर पंजाब के गवर्नर, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री। ये लोग इसके सदस्य थे तथा 3 अन्य ऐसे लोग जिन्हें केंद्र सरकार नॉमिनेट करे, यानी कि आपका यहाँ पर जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट में ये लोग सदस्य होते थे और प्रधानमंत्री इनका अध्यक्ष होता था। ठीक, लेकिन वर्तमान में इस एक्ट में संशोधन करके, एक्ट अमेंडमेंट ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, अमेंडमेंट 2019 में इस एक्ट का संशोधन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भैया? क्योंकि इसमें सदस्य के रूप में 2 लोग थे। कौन से? जिन्हें सरकार नहीं चाहती कि वो लोग हों, जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्ष। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे सोनिया गांधी थी, तो सोनिया गांधी ऑटोमेटिक जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल की सदस्य हो जाती। ठीक, लेकिन सरकार ने इसे संशोधन किया और यह प्रावधान हटा दिया कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष वहाँ का सदस्य ऑटोमेटिक बन जाए। ये गलत चीज़ है, ये सही हुआ। दूसरा, उसमें था विपक्ष का नेता, तो चूंकि विपक्ष का नेता कई बार इस पिछली लोकसभा में चुनकर आया ही नहीं, इस बार भी नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों की 10% संख्या आपके पास होनी चाहिए। ठीक, ऐसे में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के विपक्ष का नेता नहीं बन पाई है अभी तक, तो उसे हटाकर कहा गया कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होगा उसका नेता जो होगा वो जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल का सदस्य बनेगा। ठीक, तो ये थे प्रावधान। आपको ये भी एक करंट अफेयर्स था, मैंने आपको बता दिया है। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक, जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट एक्ट 2019, और बना कब था? 1951 में। ये था आपका करंट अफेयर्स। अब ये हमारा जलियांवाला बाग समाप्त होता है। इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा खिलाफत आंदोलन, उसे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ भैया? 1919 में। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? खिलाफत का अर्थ होता है खलीफा का पद। आप लोगों को पता होगा मुस्लिम धर्म में एक मुस्लिम धर्म गुरु का जो पद होता था
पूरे मुस्लिम जगत के धर्म गुरुओं का जो पद होता था उसे खलीफा कहा जाता था, यानी मुसलमानों को रास्ता दिखाने वाले पद को ही खलीफा कहा जाता था। ठीक, अब देखिए क्यों हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919, ईयर याद रखेंगे। क्यों हुआ था? तुर्की के जो सुल्तान थे वो पूरे मुस्लिम जगत के खलीफा कहलाते थे। ऑटोमेटिक मतलब तुर्की का जो सुल्तान बनता था वो पूरे मुस्लिम जगत का खलीफा कहलाता था। तुर्की को पहले ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था और यह ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी के साथ मिलकर उन प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा। परिणामतः ब्रिटेन व उसकी मित्र शक्तियां यानी ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने जर्मनी व उसके शक्तियों को, उसके सहयोगी शक्तियों को हरा दिया प्रथम विश्व युद्ध में। जब हरा दिया तो ऑब्वियस है ब्रिटेन की विजय के पश्चात ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन किया गया। ठीक, ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की का विभाजन किया गया और तुर्की के विभाजन के साथ ही तुर्की के जो सुल्तान थे उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें खलीफा के पद से भी हटा दिया गया। और चूंकि खलीफा के पद से हटाया गया था इसलिए मुस्लिम जगत में यानी पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय में, विश्व में जहां भी मुसलमान रह रहे थे वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और एक मूवमेंट चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। इनकी मांग यही थी कि हमारे खलीफा को पुनः सुल्तान बनाया जाए। ठीक, और सुल्तान बनाने के साथ ही साथ उनका जो साम्राज्य विभाजन कर रहे हैं ना, इसको खत्म कीजिए, पूरा का पूरा साम्राज्य उन्हें वापस कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज माने नहीं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यह वही दौर था जब इजराइल वाली जो वर्तमान के इजराइल की जमीन है वो ब्रिटेन के हिस्से में बंटवारे में आई थी। और हुआ क्या, 1942 के पश्चात यानी प्रथम विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है और 1942 वगैरह में जब यहूदी जर्मनी से निकलकर पूरे विश्व में भागना शुरू करते हैं तो ब्रिटेन बोलता है कहाँ जा रहे बाबूजी, इधर आओ, तुम्हारे पुरखों की जमीन हमने वहाँ पर ले रखी है। ठीक, इजराइल में जो वर्तमान का इजराइल इलाका है, फिलिस्तीन का इलाका, ठीक, हमने वहाँ पे ले रखी, चलो तुमको वहाँ बसा देते हैं। यानी ये ब्रिटेन का ही दिमाग था कि जहाँ पर वर्तमान में फिलिस्तीन नामक देश था वहाँ पर इजराइल के लोगों को बसाना यानी यहूदियों को बसाना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, यहूदी वर्सेज मुसलमान, जो कि आज भी आप देखते हैं कि पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के देश जितने भी हैं आसपास वो सारे के सारे इजराइल के विरुद्ध किसी न किसी रूप में युद्ध लड़ते रहते, चाहे वो साइबर वारफेयर हो, ठीक, चाहे मॉडर्न वारफेयर हो या सीधे डायरेक्ट टकराव हो, ये सारे के सारे वहाँ पर युद्ध लड़ते रहते हैं इजराइल के साथ। और यह कॉन्फ्लिक्ट जो है ब्रिटेन की ही देन है, अंग्रेजों की ही देन है। ठीक, तो ये पूरा मामला था खिलाफत आंदोलन में कि तुर्की के सुल्तान को, जो कि मुस्लिम जगत का खलीफा था, उसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसके पद से हटा दिया गया। परिणामतः विश्व के तमाम देशों में रहने वाले मुसलमान एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मूवमेंट चलाए जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तुर्की का बंटवारा 1920 की सेब्रिज की संधि के तहत हुआ। एक यही पॉइंट आप जो है कर सकते हैं कि भाई मई 1920 में सेब्रिज की संधि, हो सकता है कभी पूछ ले कि सेब्रिज की संधि किससे रिलेटेड है, तो तुर्की के विभाजन से रिलेटेड है। तो यही सारा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, आप लोग भी इसे पढ़ लेंगे और बना लेंगे। बस यहाँ से बहुत अंदर जाके प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब भारत में क्या घटनाक्रम हुआ इसको देख लेते हैं। तो भारत में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान इत्यादि जैसे लोग थे जिन्होंने 1919 में ही एक खिलाफत कमेटी की स्थापना की थी। ठीक, उसके पश्चात नवंबर, यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है इसमें बस, कि नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, दिल्ली में, और इसके मुखिया बनाए गए गांधी जी। अब ये थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि, कि जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य लखनऊ में समझौता होता है 1916, याद कीजिए, पिछले वीडियोज हम पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं इस तरह की कहानियाँ, मतलब आपको याद रहे इसलिए इस तरह मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, तो 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, और समझौता भी इसीलिए हुआ था। देखिए, मुस्लिम लीग कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं आती क्योंकि वह कांग्रेस को हिंदू समर्थक मानती थी कि ये हिंदुओं की पार्टी है, हमारी मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की पार्टी, इस तरह वो व्यवहार करती थी।
साथ में इसलिए आई 1916 में, जबकि जिन्ना मना कर रहे थे कि ना जाइए साथ। जिन्ना खुद कांग्रेस के मेंबर थे और वो मना कर रहे थे कि मुस्लिम लीग को साथ लाना एक बहुत बड़ी भूल होगी आपकी, गांधी जी को बोल रहे थे। लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी और तिलक के प्रयासों से ही धीरे धीरे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान दीजिए, 1914 में शुरू हुआ। फिर 1916 में तुर्की उस विश्व युद्ध में शामिल हुआ जर्मनी की तरफ से। फिर भारत के मुस्लिमों को यह लगने लगा कि अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा किसको होगा, तुर्की को। देख लीजिए इन लोगों की दिमाग, देख लीजिए कि एक भारत में रहते हुए विदेश में विदेशी शक्ति को प्रोत्साहित कर रहे थे कि भारत में रहते हुए विदेश में इनका प्रभुत्व कैसे हो। ठीक, मैं किसी पर्टिकुलर धार्मिक समुदाय को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पर ये कंडीशंस मुस्लिम लीग के सामने थी। यही कारण है कि मुस्लिम लीग जब बंटवारा होने लगा, भारत के बंटवारे के लिए अड़ गई। आगे मैं कहानी बताता जाऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, माइंडसेट समझिएगा। तो क्या हुआ, 1916 में जब तुर्की उधर शामिल हुआ तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। या समझौता करने पर राजी इसीलिए हो गई कि अगर हम कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन चलाएंगे, परिणामतः अंग्रेज हमारे खलीफा के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे या करने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। ठीक, इसलिए मुस्लिम लीग उसके साथ शामिल हो गई। अब देखिएगा जाके कि अगर 1 अगस्त 1920 में अभी आंदोलन शुरू हो जाएगा, ठीक, असहयोग आंदोलन। लेकिन मुस्लिम लीग इसमें सपोर्ट कब करेगी, दिसंबर 1920 में, लगभग 1 साल बाद सपोर्ट स्टार्ट करती हुई मुस्लिम लीग। ठीक, तो ये पूरी घटनाक्रम हम करेंगे। तो हुआ यही कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, परिणामतः 1916 में तुर्की जो है शामिल हुआ। उसके समर्थन में कह लीजिए या कुछ भी, कि उसको सहयोग देने के लिए मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समझौता हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब अंग्रेज जीत गए और सेब्रिज की संधि हुई, फिर मुसलमानों ने अपना रंग असली दिखाना शुरू किया अंग्रेजों को कि गुरु तुम जो समझ रहे हो उतना आसान है भी नहीं। लेकिन यह खिलाफत मूवमेंट खत्म ना होता। खत्म होने का एकमात्र कारण था कि 1924 में, भैया 1924 में इसी तुर्की में ही अतातुर्क कमाल पाशा, क्या नाम था उनका, कमाल पाशा ने क्या किया, तुर्की की जो सरकार थी उसी का तख्ता पलट कर दिया और नए वर्तमान मूल्यों पर आधारित, यानी लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व इत्यादि पर आधारित एक नए तंत्र की स्थापना की कमाल पाशा ने। और आज देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में पूरा चले जाइए, तुर्की कहाँ खड़ा है, लाइन से आगे तोड़कर, लाइनों को आगे तोड़कर, और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ खड़े। तुर्की आधुनिकता की दौड़ में बहुत आगे निकल गया, वहीं मुस्लिम वर्ल्ड अभी भी हिजाब, नकाब इसी पर लड़ रहे हैं। ठीक, खासकर भारत में तो यही मुद्दा चल रहा है वर्तमान में। तो 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में पूरा तख्ता पलट करते हुए लोकतंत्र की स्थापना की गई तुर्की में, और यह जो खिलाफत मूवमेंट था यह पूरी तरह समाप्त हो गया। और ध्यान दीजिएगा 1924 के बाद ही जैसे ही मुस्लिम वर्ग को लगा या मुस्लिम लीग को लगा कि अब यार हम लोगों को कांग्रेस में साथ में रहने से कोई मतलब है नहीं, बस ये लोग तुरंत कांग्रेस से अलग हो गए। तो कहा भैया तुम्हारा ढपली तुम्हारा राग, हम लोग अलग अलग चलेंगे। इस तरीके से पूरा खिलाफत आंदोलन चला। देखिए इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग उस समय की विभीषिका या उस समय के मुस्लिम लीग के माइंडसेट को भी समझते चलिए, ताकि आपके पीसीएस मेंस में किधर से भी कान पकड़ के क्वेश्चन पूछे आप लिख सकें। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपना असहयोग आंदोलन की तरफ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। यह एक ऐसा टॉपिक है असहयोग आंदोलन जहां से अक्सर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन भारत में प्रथम अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था। ठीक, अभी तक जितने भी आंदोलन रहे, जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे 1857 की क्रांति क्यों ना हो, चाहे अवध किसान सभा आंदोलन हो, ये जितने भी आंदोलन हुए इनका कहीं ना कहीं स्वरूप क्षेत्रीय था।
ठीक, यह एक ऐसा आंदोलन है भारत में जो कि पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हुआ, यानी कि भारत के संपूर्ण भाग में यानी कोने कोने में इस आंदोलन का प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए इस आंदोलन से कई बार मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है और एक एक टॉपिक एक एक फैक्ट याद करना है आपको। और ये भी याद रखिएगा कि एक ही बार में आपको सारे फैक्ट याद नहीं होंगे, धीरे 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 यानी कि कई बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। चलिए इस तरह सिनॉप्सिस आप लोग बना कर रखिए, ठीक। और उसके बाद मैं इन सिनॉप्सिस में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा प्रश्न बनेगा मैं सब कुछ बताता चलता हूँ। चलिए देखिए, तो असहयोग आंदोलन 1920, इसे हम कह सकते हैं भैया कि अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम जन आंदोलन, ठीक, प्रथम जन आंदोलन। ऐसा भी पहला प्रश्न आपका यही है कि निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम जन आंदोलन कहा जा सकता है, तो वह है असहयोग आंदोलन। अब देखिए, असहयोग का पूरा, असहयोग को अगर आप तोड़े तो क्या होगा, सहयोग ना करना, यानी इस आंदोलन में सरकार या सरकारी संस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार से जनता सहयोग प्रदान ना करे, इसे ही कहा जाता है असहयोग आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं एक एक फैक्ट। तो पहला फैक्ट है आपका कि भैया कब शुरू हुआ था, तो ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। और इसी के साथ अगला फैक्ट कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक सूर्य की तरह थे, ठीक, उनका अस्त हो गया। तो इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत हो गया। परिणामतः महात्मा गांधी ने इस अवसर को भी भुनाया और उन्होंने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, जो कि अपने लक्ष्य से आगे निकल गया और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा हुई। आगे चलिए, इसमें गांधी जी ने नारा दिया था कि अगर सभी लोग संगठित रूप में कार्य करेंगे तो हमें 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, ठीक। एक ये तीसरा प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक जी का देहांत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, या ऐसे भी ऑप्शन में दे सकता है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने वाले दिन, तो भी टिक करेंगे। आगे चलते हैं कि प्रमुख घटनाक्रम देख लेते हैं कि सितंबर, देखिए अगस्त में स्टार्ट हो चुका है आंदोलन आपका, ठीक। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, और जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न कि लाल बाल व पाल त्रिगुट में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, तो वो लाला लाजपत राय जी हैं। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जो कि लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में हो रहा था, उसमें कांग्रेस ने आंदोलन को चलाने की स्वीकृति दी, यानी मंजूरी दी। और अगला पॉइंट कि असहयोग संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो गांधी जी ने स्वयं प्रस्तुत किया था। फिर अगला असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव, देखिए ये अगस्त का महीना शुरू, आंदोलन शुरू अगस्त में 1 अगस्त को। सितंबर के महीने में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। फिर दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1920 को असहयोग के कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसे CR दास ने प्रस्तुत किया। रट्टा मारेंगे, जिसे CR दास ने प्रस्तुत किया, यानी चित्तरंजन दास जी ने प्रस्तुत किया है असहयोग के कार्यक्रम। अभी हम कार्यक्रम यहाँ पढ़ेंगे, आंदोलन के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, ठीक। तो असहयोग आंदोलन में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये CR दास ने प्रस्तुत किया था। असहयोग आंदोलन की कैसे चलाया जाएगा, या असहयोग आंदोलन कौन चलाएगा, नेतृत्वकर्ता कौन होगा, ये प्रस्ताव गांधी जी ने स्वयं प्रस्तुत किया था, ठीक। एक एक प्रश्न है। अब चूंकि गांधी जी ने कहा था कि भैया हम असहयोग करेंगे, सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी हमारी रणनीति रहेगी, यह नीतिगत बदलाव था कांग्रेस में। कांग्रेस अभी तक क्या करती थी, याचना, ठीक। नरम दल गरम दल आपको याद होगा, स्वदेशी आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया है। तो वहाँ पर क्या था कि गरम दल वालों की यही डिमांड थी कि जो नरम दल वाले एप्लीकेशन और याचना के माध्यम से जो अंग्रेजों से मांगते रहते हैं, यह नीति हमें पसंद नहीं। यहाँ पर कांग्रेस ना तो बहुत उग्र हो रही, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ना तो हिंसा करने को प्रोत्साहित कर रही है और ना ही
एप्लीकेशन और याचना के माध्यम से आगे बढ़ रही है। नया तरीका है, ठीक। नया तरीका होने के कारण कांग्रेस में इस नीतिगत बदलाव के कारण मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल व सुरेंद्र नाथ बनर्जी सबसे बड़े लिबरल नेता हैं। इन्हें कांग्रेस के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस को छोड़े तो ऐसे नहीं घर में बैठ गए, इन्होंने रट्टा मारेंगे इस संस्था का इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर ली। और यह वही संस्था है जिसने भारत शासन अधिनियम 1919 का स्वागत किया, ठीक। यही प्रश्न आता है। अगला प्रश्न क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत शासन अधिनियम 1919 का स्वागत किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन ने भारत शासन अधिनियम 1919 का स्वागत किया था। स्वागत करने का मतलब कि ठीक है, हमारे लिए सही है, ठीक। बाकी सभी दलों ने, सभी राजनीतिक दलों ने इसे घोर निराशाजनक बताते हुए अस्वीकृत कर दिया था। आगे चलते हैं आंदोलन के कार्यक्रमों की तरफ, जहां पर प्रश्न एक एक प्रश्न बनेगा। देखिए, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना था पहला कार्यक्रम। इसलिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंदो घोष बने थे, उसी कॉलेज के अगले प्रधानाचार्य बने सुभाष चंद्र बोस। रट्टा मारेंगे कि प्रश्न कैसे बनेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कलकत्ता में स्थापित या कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न, न्यायालयों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार। अब ये भी नीति में था, कार्यक्रमों में था, लेकिन इस नीति का यानी कि इस कार्यक्रम का विरोध CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलनों के दौरान या आंदोलन के दौरान विधान परिषदों के बहिष्कार का विरोध किस नेतृत्वकर्ता ने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया। यही चित्तरंजन दास है, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है तो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना यही CR दास करेंगे, चित्तरंजन दास करेंगे। आगे चलिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। प्रश्न ये नहीं बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी? तो वो हो जाएंगे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलिए, गांधी जी ने कहा कि सरकारी उपाधियां व पदों को त्यागना है। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी? तो वह असहयोग आंदोलन था। हो सकता है ऑप्शन में जलियांवाला बाग हत्याकांड दे दे और आप वो टिक करके चले आए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से जितना भी प्रश्न मैंने बताया है ये सारे के सारे प्रश्न आते हैं। अभी कुछ और प्रश्न बच गए हैं तो उन्हें अन्य कार्यक्रम या अन्य घटनाक्रम करके वो भी कर लेते हैं। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, अन्यथा आपको ये चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी, समझ में नहीं आएंगे और आप जिंदगी भर किताबें पढ़ते रहेंगे कौन कौन से फैक्ट पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करिए, बेटर है, ठीक। चलिए, असहयोग आंदोलन के जो बचे हुए फैक्ट हैं वो भी कर लेते हैं एक बार। चलिए शुरू करते हैं। तो अन्य घटनाक्रम की बात करें तो असहयोग आंदोलन की पहली गिरफ्तारी, ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है इसलिए ये पूछा जा सकता है। पहली गिरफ्तारी CR दास व उनकी पत्नी बसंती देवी की होती है। उसके पश्चात यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में समकालीन घटनाएं हो रही हैं कुछ, जिन्होंने आंदोलन की गतिविधियों को तीव्र कर दिया, जिसमें अवध किसान सभा तथा एका आंदोलन था। अवध 1921 की घटनाएं हैं। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी। एका आंदोलन भी इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसे नाई धोबी बंद आंदोलन कहते हैं। इसे हम बाद में करेंगे, आंदोलनों के यानी भारत में किसान आंदोलनों के क्रम में करेंगे, ठीक। किसान व मजदूर आंदोलन तो यहाँ पर विस्तार से नहीं कर रहा हूँ। एका आंदोलन मतलब कि आपके सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, इधर इन इलाकों में होता था, ठीक। चलिए, केरल में समकालीन घटना मोपला विद्रोह 1921 की घटना है, ठीक।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पिछले साल पीसीएस में यही प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दौरान गांधी जी ने वहाँ की यात्रा की थी। तो ये मोपला विद्रोह था। गांधी जी ने केरल की यात्रा की थी इस दौरान। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको गांधी जी के दोगले चरित्र के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक, दोगला चरित्र कैसे। देखिए, गांधी जी को मैं भी बड़ी ही इज्जत सम्मान के साथ मानता हूँ, लेकिन जहाँ पर जो व्यक्ति गलत है उसकी गलतियों पर मैं पर्दा नहीं डाल सकता। ठीक, तो जो कांड मोपला में हुआ है हम जरा उसकी चर्चा भी करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इतिहास को एक पक्षीय दृष्टिकोण से ना देखें, क्योंकि इतिहास किस लिए पढ़ाया जाता है, इसलिए इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले और दोबारा वो गलतियां ना करें। ठीक, तो चलिए देखिए, केरल में जो समकालीन घटना मोपला विद्रोह होती है थी क्या। दरअसल मोपला एक स्थानीय किसान होते हैं। ठीक, विशेषकर ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। ऐसे में इन मुस्लिम समुदायों ने अपने जो जमींदार हैं या जिनकी जमीन पर वो बटाई ले रखे हैं वो सारे के सारे हिंदू थे। ठीक, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ऐसा नहीं कि कोई शांतिपूर्ण विद्रोह है, इसमें हजारों की संख्या में हिंदुओं को मुस्लिम वर्ग ने काट दिया। ठीक, और गांधी जी ने उसकी उस समय यात्रा भी की और कहा कि नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए ठीक है, हिंदुओं काट दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चुपचाप भाई साहब निकल आए। इसलिए गांधी जी की मैं यहाँ पर आलोचना करता हूँ कि अगर आपके आंदोलन में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं थी या हिंसा का कोई स्थान नहीं था, तो मोपला आंदोलन पर या मोपला विद्रोह पर आप चुप क्यों रहे। गांधी जी की चिट्ठियों के माध्यम से हमें ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होती। मैं कोई अपनी तरफ से या राइट विंग हिस्टोरियन की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप जो इतिहास वर्तमान में पढ़ते हैं यह वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास है, जिन्होंने नेहरू और गांधी को चांद और सितारे बना दिया और बाकी नेता दबे के दबे रह गए। अब बताइए, इस असहयोग आंदोलन में आपको नेहरू का नाम कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। CR दास और तमाम नेता, बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन नेहरू का नाम कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, गांधी जी भी अकेले कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। इनके आस पड़ोस के जो सेकेंड रो के, थर्ड रो के जो नेता थे, जो पृष्ठभूमि तैयार करते थे आंदोलन की, जैसे कि उदाहरण के लिए जो मोदी जी कहीं जाते हैं तो बड़ी जनसभा करते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो क्या वो केवल मोदी जी लेकर आए? नहीं, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो लेकर आए हैं, स्थानीय नेता हैं वो लेकर आए। यानी मोदी जी की रैली को सफल बनाने में स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय नेताओं का योगदान है। ठीक, हालांकि मोदी जी एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन केवल उन्हीं का योगदान नहीं है, लेकिन हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने, ठीक, जो कभी मतलब इतनी चाटुकारिता किए हैं लोग हिस्ट्री में कि आप कभी ओरिजिनल हिस्ट्री या ओरिजिनल चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। ये समस्या है हमारे हिस्टोरियन के साथ, क्योंकि दरबारी इतिहासकार ऐसे ही होते हैं। ठीक, आप याद कीजिए कि 1950 से लेकर किसकी सरकार रही है? एक विशेष पार्टी की सरकार लंबे समय तक रही है देश में। तो विशेष पार्टी की सरकार अगर लंबे समय तक रहेगी तो विशेष पार्टी की राजनीतिक विचारधारा का कहीं ना कहीं अवतरण भी आपकी किताबों में होगा। और ऐसा हुआ, भयंकर हुआ। हमको यही बताया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज़ादी केवल गांधी जी के द्वारा नहीं मिली है। ठीक, इसलिए मैं जानता हूँ ये वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसके बावजूद मैं इतिहास को सही तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं, जो आपके अंदर जो मूर्छा लग गया है, इसको भी छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। इतिहास को सही तरीके से पढ़े। और इतिहास लेखन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इतिहास लेखन आप कर सकते हैं। कैसे भाई? पब्लिक डोमेन में प्रत्येक जितना भी बड़ा नेता था उसने अपनी पुस्तक लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है, अपने साथ जेल में जो कमरा शेयर किया गया है जिन जिन लोगों के साथ, उनकी बातें भी उसने लिखी हैं। ठीक, विभिन्न नेताओं ने एक दूसरे को लेटर भेजे हैं। इन सब का अध्ययन करके आप ऑटोमेटिक पूरा इतिहास लिख सकते हैं। ठीक, और जो नए हिस्टोरियन आ रहे हैं, जो नए इतिहासकार आ रहे हैं, वो एक तो वामपंथियों के नाक में दम कर रखे हैं, क्योंकि वामपंथी वर्ग ने ऐसा इतिहास लिखा है कि हर बात पर वो गलत साबित हो जा रहे हैं। इन लोगों ने इतना क्या करें कि इतना मोबिलाइज किया है अपने हिसाब से समाज को
कि आप तय नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं था, लेकिन आप ये भी जानकारी रखिए मोपला विद्रोह था क्या, वास्तव में हमें पढ़ाया कैसे गया है और हुआ क्या था। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे वो इस तरह नहीं देखेंगे कि एक ऐसा टीचर है जो हिंदूवादी है। हिंदूवादी की बात नहीं है बच्चा, जो चीज़ सत्य है उसे हमें स्वीकार करना होगा और ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो। हिस्ट्री का मतलब इसीलिए है, ऐसी गलतियाँ दोबारा आपके द्वारा या किसी के द्वारा ना हो। ठीक, यहाँ पर समाज को बांटने का नहीं, अपितु इतिहास से सीख कर जुड़ने का हम आगे प्रयत्न करें। चलिए चलते हैं। जन सहभागिता के दायरे की यदि हम बात करें तो युवा क्रांतिकारियों ने इसे अपना समर्थन दिया। ठीक, उस समय जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये जितने लोग भी थे उस समय, ठीक, उन्होंने कहा कि यार गांधी जी एक लीडर के रूप में उभरे हैं और हम इनका सपोर्ट करें। हम इस दौरान कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि ना करें, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधि में जान जाएगी लोगों की, और अगर जान जाएगी तो गांधी जी इस आंदोलन को अहिंसक बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में गांधी जी को भी धक्का लगेगा, इसलिए क्यों ना, चूंकि गांधी जी 1 वर्ष में स्वराज्य का नारा दे चुके हैं, तो हम लोग 1-2 साल तक चुप रहें, उसके बाद देख लेते हैं। तो इस प्रकार तमाम युवा क्रांतिकारियों का समर्थन मिला, तमाम लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। ठीक, मुस्लिम वर्ग ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। खिलाफत मूवमेंट याद कीजिए, इसी के पहले हम कर चुके हैं। ठीक, महिला, मजदूर, किसान, शिक्षित वर्ग, हर प्रकार का वर्ग इस आंदोलन में शामिल था। इसीलिए असहयोग आंदोलन को हम भारत में आयोजित होने वाला पहला जन आंदोलन कह सकते हैं, पहला जन आंदोलन जो अखिल भारतीय स्तर पर था। तो अब देखते हैं चौरी चौरा कांड। ठीक, डेट याद रखेंगे 5 फरवरी 1922। देखिए किताबों में 5 फरवरी 1922 लिखा है, लेकिन अभी जो चौरी चौरा कांड मनाया गया वो 4 फरवरी 1922 है, और आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो 4 फरवरी 1922 मिलेगा। इसलिए 4 और 5 कुछ याद रखिएगा। ठीक, ये चौरी चौरा कांड हुआ कहाँ पर, ये भी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। ये था क्या कि कुछ आंदोलनकारी यानी कि कुछ लोग नारा लगाते हुए एक थाने के सामने से गुजर रहे थे, रैली टाइप में गुजर रही थी। परिणाम था पीछे कुछ लोग छूट गए, 2-4 लोग, और वहाँ पर जो पुलिस वाले खड़े थे उन्हीं 2-4 लोगों को वहाँ पर पीटने लगे। और फिर वह जो आंदोलनकारी जो भीड़ थी या प्रदर्शनकारी भीड़ थी वह पलट पड़ी, और पलट कर उन्होंने उन पुलिस वालों को दौड़ा लिया। लेकिन पुलिस वाले क्या किए कि अपने आप को अपने थाने के अंदर बंद कर लिए, और उसके बाद उन प्रदर्शनकारियों ने पूरे के पूरे थाने को आग लगा दी। परिणामतः उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए, और वो 22 फरवरी 1922 को इन्होंने बारदोली में, देखिए 22 फरवरी 1922 को बारदोली बैठक, गुजरात में है बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया आधिकारिक रूप से। उसके पश्चात मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास, ये भी ईयर भी याद रखेंगे, कितने वर्ष का कारावास हुआ, 6 वर्ष का कारावास देकर जेल भेज दिया गया। ये पूरी घटना थी आपके चौरी चौरा कांड से रिलेटेड। इसमें डेट आपको 5 फरवरी 1922 याद रखना है। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है, ये याद रखना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उसके पश्चात आधिकारिक वापसी 22 फरवरी 1922 को, तथा गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास इसके बाद होता है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं तो देखेंगे गांधी जी ने जब यह आंदोलन वापस लिया, परिणामतः जो युवा वर्ग अपना स्कूल कॉलेज छोड़कर आया था, जो युवा वर्ग अपनी नई नौकरी छोड़कर आया था, वह बड़ा निराश हुआ। और इन्हीं के साथ साथ जो गांधी जी के अन्य सहयोगी नेता हैं, चाहे वो सी आर दास हों, मोतीलाल नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, ठीक, जितने भी सहयोगी नेता हैं वो भी नाराज हुए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा था और आप अचानक एक दिन सुबह उठते हैं, चौरी चौरा कांड को सुनते हैं और कहते हैं कि हम आंदोलन वापस ले रहे हैं। इसी निराशा के माहौल में फिर क्रांतिकारी जो युवा थे, जो युवा वर्ग था, उसने क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लिया और क्रांति की शुरुआत होती है भारत में। इसी के पश्चात हम पढ़ेंगे भारत में 2 संस्थाएं, एक होगी HRA और एक संस्था होगी HSRA। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी।
ठीक, ये चीज़ें पढ़ेंगे। वहीं राजनीतिक रूप में हम इसी के पश्चात हम CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी को भी पढ़ेंगे। ठीक, 1923 में ये चीज़ें होंगी भारत में इसी के पश्चात। अब देखिए गांधी जी ने आंदोलन क्यों वापस लिया, थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं ताकि PCS मेंस लिखने वाले घबराए ना। तो चलिए देखिए, गांधी जी जानते थे, देखिए मोपला में गांधी जी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि अभी आंदोलन आरंभ हुआ था। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी एक छोटी सी घटना से, मतलब जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उससे आंदोलन को वापस ले लिया। कैसे, क्यों ले लिया? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जनता की एक सामर्थ्य होता है, जनता की एक ऊर्जा होती है जो कुछ दिनों तक चलती। ठीक, उसके पश्चात जनता अपने रोटी, जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, किसान है, मजदूर है, वह रोटी कपड़ा और मकान में व्यस्त हो जाएगा और धीरे धीरे आंदोलन ऑटोमेटिक धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, अपनी ऊर्जा को खोता चला जाएगा। आप ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी बोले थे 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, और 2 साल बीत चुका है, कहीं स्वराज का नामो निशान नहीं। स्वराज्य का मतलब एक प्रकार से डोमिनियन स्टेटस ही है। ठीक, तो अभी तक कोई नामो निशान नहीं। गांधी जी इस चीज को भली भांति जानते थे कि जनता की ऊर्जा को एक समय तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गांधी जी को एक बहाना मिल गया, यूं कहें कि गांधी जी को एक बहाना मिल गया। किसका बहाना? कि सम्मान आंदोलन की वापसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा के बीज बोने का। ठीक, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी और कहीं भी हिंसा की तरफ ना चला जाए, और यहीं से हम एक सिद्धांत स्थापित कर देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र में कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल चरित्र अहिंसक था, और साथ ही साथ हम ससम्मान अपने आंदोलन की वापसी भी कर लेंगे। ठीक, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। वो बेवकूफ़ आदमी नहीं थे, वो बहुत ही रणनीतिक व्यक्ति थे। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। इसी के पश्चात हम भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण पढ़ेंगे। मैं बार बार वामपंथी इतिहासकारों की बात करता हूँ। आप कोई भी किताब उठाइए, चाहे बिपिन चंद्रा उठाइए, चाहे रामचंद्र गुहा उठाइए, आपको वहाँ पर लिखा मिल जाएगा क्रांतिकारी आतंकवादी। ठीक, आपको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ाद जैसे व्यक्तियों के आगे नाम में लिखा मिलेगा क्रांतिकारी आतंकवादी थे ये लोग। अब बताइए भारत सरकार कैसे इन शब्दों को सहन करती है और कैसे इन शब्दों को आज तक हम पढ़ते आए हैं, आवाज़ नहीं उठाए हैं। आप लोग खुद ही अनुमान लगाइएगा इन शब्दों पर। ठीक, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। खैर, तो हमारा असहयोग आंदोलन का टॉपिक समाप्त होता है। इस वीडियो में हम शुरू किए थे आपके रॉलेट एक्ट से शुरू किया था, और असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर ये टॉपिक, ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके कमेंट, आपके सवाल व सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने हित मित्रों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, राम राम।